हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के अंदर रिक्रूटमेंट निकली हुई थी। तो उसका एग्ज़ाम है 31 दिसंबर को हो चुका है। एंड आप सभी लोगों का कहना यह था कि हमें थोड़ा कट ऑफ बता दो कि इसकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कट ऑफ है क्या रह सकती है। एनपीसीएल जो रावत भाटा के अंदर रिक्रूटमेंट आई थी, अभी जिसका एग्ज़ाम हुआ है, आई थिंक इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो हुआ था अगस्त के अंदर। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है और इसके बाद ये दिसंबर में आपके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लेते हैं। तो दो चार टॉपिक पे मैं इसमें वीडियो करूँगा कि अगर आपके इतने अंक बन रहे हैं तो वो आप सेफ स्कोर में हो, और अगर आपका जो है इतनी इसकी कट ऑफ रह सकती है। मेरा जो अनुमान है, मैंने एनालिसिस किया, उसके हिसाब से बताऊंगा। एंड आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है उसकी भी इसी वीडियो में बात करूंगा। दो पॉइंट है, आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है और आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है। जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, फिर अगर टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो बना दी जाती है। तो आपको पता है कि इसके अंदर अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलती है। जैसे राजस्थान परमाणु विद्युत के अंदर रावत भाटा स्थल के अंदर भी निकलती है रिक्रूटमेंट। एनपीएसएल तारापुर हो गया, ठीक है, और काकरापुर हो गया। यहाँ पे अलग अलग, मद्रास के अंदर भी न्यूक्लियर पावर वो है, एनपीसीएल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे है। तो अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलती है अलग अलग। अभी जो आई थी वो रावत बाटा के अंदर आई थी। आई होप आपने अप्लाई किया होगा, तभी आप इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे। तो चलिए अपनी फाइनली मेरिट पे चलते हैं कि इसकी जो मेरिट है वो क्या रह सकती है। पहले बता देता हूँ, एक ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। जैसा कि आपके थ्रू मेरे को जितने भी कैंडिडेट एग्जाम के अंदर गए थे उसका रिस्पांस मेरे को मिला, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी उसका एक एनालिसिस करके मैं आपके सामने, जो कट ऑफ है मेरा एनालिसिस, वो आपके सामने रखूँगा। और आप सभी से ज़रूर रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर आप एग्ज़ाम देने गए हों तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपके कितने अंक बने और आप किस कैटेगरी से और किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया होगा। आप सभी को पता होगा इसके अंदर रिक्रूटमेंट आती है अगस्त के अंदर। आई थिंक 115 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट होता है। मेंटेनर की बात करता हूँ मैं, मेंटेनर आईटीआई की जो टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट है, स्टाइपेंडरी है ना, तो 115 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आउट होता है आईटीआई होल्डर के लिए। फिर अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो चलिए फाइनली मैं शुरू करता हूँ। आपकी जो कट ऑफ है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें मैं पहले बता दूं, एक तो मैं एक फीटर ट्रेड की कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा। दूसरी है अपना चैनल इलेक्ट्रिशियन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल चैनल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल हमेशा मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, ठीक है। दो ट्रेडों में बात करूंगा कि इनकी कट ऑफ है वो क्या रख सकती है। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, आप भी जरूर साझा करिए। आप हमारी बातों से सहमत होते हैं तो वीडियो को शेयर एंड वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन है वो इंक्रीज रहता है। कट ऑफ मार्क एनालिसिस करते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो भी मैं बताऊंगा और अब क्या जा सकती है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला एक एनालिसिस मैं आपके सामने करता हूँ। इसके अंदर एनपीसीआईएल के अंदर कोई भी होता है, काकरापुर हो, एनपीसीएल रावत बाटा हो, ठीक है, तारापुर हो, इसमें दो आपका एग्जाम दो होता है, एक प्री होता है, एक मेन एग्जाम होता है, ठीक है। एडवांस जिसको बोलते हैं, मेन एग्जाम होता है। प्री आपका क्वालिफाई इन नेचर होता है। मेन जो आपका होता है, इसकी आपकी जो है क्या मेरिट बनती है, ठीक है, इसकी मेरिट बनती है। और ये आपका जो होता है, ये आपका होता है प्री से, वो क्या होता है, क्वालिफाई इन नेचर होता है। इसके अंदर आपको पता है कि 50 क्वेश्चन प्री के अंदर आते हैं, जो पूरा का पूरा नॉन टेक होता है। और मेंस के जो एडवांस की बात करूँ, इसके अंदर 50 क्वेश्चन भी, इसके अंदर भी 50 क्वेश्चन सेम आते हैं। और एक क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है, ठीक है। और एक इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, ठीक है, मतलब +1। अगर आप सही करोगे तो +1, मतलब ये इसका 3 इंटू मतलब 150 क्वेश्चन का, ये 150 नंबर का इसका पेपर होता है। फर्स्ट और सेकंड भी सेम होता है, 150 नंबर का। क्वेश्चन 50 ही आते हैं लेकिन नंबर 150 का होता है, ठीक है। इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, इसमें आपको 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। ये क्वालिफाई नेचर होता है। अब परी के अंदर बात करूँ तो परी के अंदर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फाइट करते हो तो आपको 40% अनिवार्य हिलाने के लिए, ठीक है, 40%। अगर आप प्री के अंदर इसके बात करूँ तो प्री के अंदर अगर 150 में से 50 में से अगर 40% करूँ तो 20 क्वेश्चन आपको राइट करने अनिवार्य हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे प्री को पास करने के लिए। क्यों प्री पास करना अनिवार्य होता है? क्योंकि देखो, प्री
अगर आप पास नहीं करोगे तो इसके अंदर क्या है, आप सेकंड आपका जो पेपर होता है एडवांस या मैं बोल सकता हूँ मेंस, वो आपका क्या है चेक ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको प्री पास करना अनिवार्य है, सेकंड आपका पेपर चेक नहीं होगा अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो। अब 20 क्वेश्चन आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर लाने हैं, क्योंकि इन्होंने आप अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो इन्होंने बोला है अगर आप प्री के अंदर 40% लाते हो फुल मार्क्स का, जैसे 50 नंबर में से आप 20 क्वेश्चन राइट करते हो तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा, अन्यथा आप क्या है बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं कि अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो, मतलब एससी ओबीसी एसटी से अगर आप हो, एससी एसटी ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपके यहाँ 30% उन्होंने अनिवार्य बोला है कि 30% आपके अनिवार्य है। तो मैं एक इसका अनुमान लगाता हूँ कि 15 क्वेश्चन आपके 50 में से आपके 15 क्वेश्चन है जो राइट होने चाहिए, तभी आप क्या है आपका मेंस जो है। तो ये बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि 20 क्वेश्चन इसमें मैथ के आए थे, 20 क्वेश्चन साइंस के आए थे, 10 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के है उसके पूछे गए थे, ठीक है। ऐसे डिवाइड था को, तो 50 में से 15 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बंदा है जो ले आता है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इसमें जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट रहता है, ना कोई हार्ड ना कोई इजी रहता है, ठीक है। मॉडरेट लेवल इसमें पूछा गया था। अब की बार भी जितने मेरी कैंडिडेट से बात हुई उनके यही बोलना है कि पेपर का जो लेवल था वो मीडियम था, मतलब मॉडरेट लेवल का वो एग्ज़ाम था, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडवांस के अंदर, फिर एडवांस या मेंस की बात करूँ तो मेंस के अंदर भी आपको जैसे मैंने बताया कि 50 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूँ फाइनल की, ठीक है, तो पहले मैं फिटर ट्रेड की बात करूँगा, फिर मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की। देखो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फिटर ट्रेड की देखो, ये है जो 45 है, 68 है, 53 है, 117 है, ये है प्रीवियस ईयर कट ऑफ एडवांस टेस्ट की, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2020 के अंदर भर्ती आई थी रावतबाटा के अंदर, और 2022 के अंदर आई थी, 2022 के अंदर कम्प्लीटली बच्चों को जो ज्वाइनिंग मिला था, 2021 के अंदर इसका जो रिजल्ट आया था, 2022 में वो भर्ती है वो कंप्लीट हुई थी, और 2024 में निकाली है, मतलब 2 साल बाद भर्ती उन्होंने क्या है निकाली है। अब देखो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो प्रीवियस ईयर मेरिट जो रही थी, यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आप देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी जो मेरिट रही थी वो क्या रही थी, 45 नंबर रही थी पिछले बार। वहीं मैं एससी की बात करूँ तो एससी की कितनी थी, 68 थी, एसटी की 53 थी, ओबीसी की 117 थी, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे कोई सीट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ, यहाँ फिर इनको कोई बच्चा नहीं मिला, ठीक है, ये मेरे को ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, ठीक है, ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है। अब मैं बात करूँ कि अपना मेरी मेरी जो राय है वो क्या है। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन के अंदर आपको पता है कि स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो स्किल टेस्ट के इन्होंने साफ साफ बताया है कि जितनी भी पोस्टें हैं, मान लेते हैं कि 115 पोस्टें हैं, ठीक है, मान क्या लेते हैं कि आपको पता है कि 115 पोस्ट, आपको पता है कि 115 सीटें हैं, तो इन्होंने बताया कि 100 सीटों का जो सीटों का 5 गुना ये कैंडिडेट क्या है स्किल टेस्ट में नहीं बुलाएंगे, ठीक है। 105 गुना करते हैं तो 115 गुना मतलब 115 का 5 गुना करते हैं तो 575 समथिंग आता है, ठीक है, समथिंग 575 आता है। तो इतने कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाएंगे, इन्होंने बोला है अगर मतलब 100 सीटें हैं तो लगभग ये 3 गुना कैंडिडेट या 4 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, मतलब 100 सीटें हैं, अगर 100 सीटें अगर मान लेते हैं 100 सीटें हैं तो 4 गुना अगर आप करते हो तो 400 या 450 कैंडिडेट को ये 500 कैंडिडेट को ये क्या स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो फिटर ट्रेड है, देखो फिटर ट्रेड के लिए क्या है, नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो उन्होंने साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो उसको जरूर पढ़िएगा। देखो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फिटर ट्रेड के लिए बात करूँ तो 52 ± 4%, इसका क्या तात्पर्य है, देखो 52 - 4 कितने होते हैं, ये होते हैं 48, ठीक है, 48 और 52 प्लस 4 कितने होते हैं, तो 52 माइनस कितने हो गए, 56 हो गए, ठीक है। तो इस स्कोर में अगर आप आते हो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 48 से 56 के अंक आप इस स्कोर के अंदर आपके बन रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, ठीक है, फिटर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आप देखो अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर 74 से मतलब 64 68 से 66 से 74 के बीच आते हो तो एससी के अंदर बिल्कुल सेफ हो। वहीं एससी के लिए अपना अलग अलग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैनल है इलेक्ट्रिकल चैनल से जुड़ा हुआ है, तो मैं हमेशा इलेक्ट्रिशियन के लिए बात करता हूँ। बाकी फिटर के लिए मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी फिटर के मेरे पास स्टूडेंट काफ़ी हैं जो आ चुके हैं, जैसे जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कोपा वाले आरएससी वाले आ जाएंगे, वैसे वैसे मैं सभी का बात करता जाऊँगा, ठीक है। यह आपका ही एक एनालिसिस होता है। अब बात करते हैं फाइनल जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसका जो मेरिट है कितना जा सकता है। तो प्रीवियस में बात करूँ तो 116 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, 96 गई थी इस एससी कैटेगरी की, एसटी की 87 गई थी, ओबीसी की 121 गई थी, पीडब्ल्यूडी की 53 गई थी, और
AWS की 71 गई थी। अब ये बात करें ये कितने में से है, 150 में से है लास्ट ईयर, ठीक है, 150 में से है। अब कितनी जा सकती है, देखो 120। देखो यहाँ पे आप एक एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अनरिजर्व की मेरिट है वो 116 है, और यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, ओबीसी की जो 121 मेरिट है, ठीक है, 121 मेरिट है। तो ओबीसी की मेरिट ज़्यादा क्यों होगी, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी क्यों मेरिट होगी, क्यों आपको पता है। अब ओबीसी वाले कैंडिडेट वो पढ़ने लगे हैं, सीटों का क्राइटेरिया कभी कम होता है तो इसकी मेरिट है तो हाई चली जाती है, ठीक है, वैसा कुछ होता है इसके अंदर। ओबीसी ऐसा नहीं होता है कि इसकी मेरिट ज़्यादा नहीं जा सकती, जरूर जा सकती है, ओबीसी की ज़्यादा मेरिट इसमें गई है, ठीक है। कई भर्तियों में ऐसा होता है जिसमें अनरिजर्व की मेरिट कम रह जाती है और अदर कैटेगरी की मेरिट है जो ऊपर उठ जाती है। देखो 120 प्लस माइनस 3%, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में मैं बात करूं, अगर आप किसके अंदर सेफ स्कोर, आपको किस अगर आप किस रेंज में आते हो तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो 120 में से आप -3 करोगे तो 117 में से, और 117 से 123 नंबर आपके अगर हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर तो आप बिल्कुल सेफ रेंज में हो, ठीक है। 117 से 123 में अगर आप आते हो, इसके अंदर आप हो तो बिल्कुल क्या है, सेफ रेंज में हो। वहीं एससी के लिए आप बता सकते, एससी के लिए अपना सेफ स्कोर देख सकते हो, 85 से देख सकते हो, 125 से। अब ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी अगर प्लस माइनस में करूँ तो 121 से अगर आपको 129 नंबर अगर आप इस रेंज में आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो, ठीक है। प्लस माइनस 4, 125 में से प्लस करेंगे तो 129 नंबर आपके बन रहे हैं, या 128 बन रहे, 127 बन रहे, तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लेंगे, ये मेरा अनुमान है। बाकी आपका क्या अनुमान है, आपका क्या राय है, वो आपके लिए आप हमेशा आपकी राय जरूर बताया करें, आपके लिए हमेशा में कमेंट बॉक्स का खुला रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपने देख ही लिया होगा वीडियो को प्यूज़ करके। अब बात करते हैं कि रिजल्ट अपडेट, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, रिजल्ट के आने की कब कब संभावना आपकी बनी रहती है। तो फाइनल में बात करूं, इसकी जो प्रीवियस ईयर रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से ये कितना टाइम डिवाइड करते हैं, कितनी आंसर की आने में टाइम लगाते हैं, ठीक है। वो आपका कितना टाइम ये स्टाइपेंड करते हैं, मतलब अगर आपका इस दिन एग्जाम होता है तो इस दिन, वो सब कुछ मैंने एनालिसिस किया तो मेरे को एक अनुभव हुआ कि लगभग ये 1 से 1.5 महीने का करीबन टाइम लगा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम है जो 31 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाया गया, और आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना, मतलब 1.5 महीने का अगर मैं टाइम लूँ तो 15 फरवरी तक आपका जो रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना। अगर ये और डिले करते हैं थोड़ा सा तो 15 से 20 फरवरी तक आ सकता है, 15 से 20 फरवरी तक आपका जो फाइनल है वो रिजल्ट आ सकता है इस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आई होप आपके सारे के सारे वो डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसे जरूर शेयर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज रहता है। और प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।